अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। हम लोग लास्ट टाइम अपना एक टॉपिक पढ़ रहे थे, फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, जहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि जैसा कि हमारे पास था एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और शील्डिंग इफेक्ट। तो हमने देखा था कि किस तरह से एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और शील्डिंग इफेक्ट किसी भी एलिमेंट के एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी पे असरअंदाज होती है। हमने उनके एग्जांपल्स दी, कुछ वैल्यूज देखी और उनके इफेक्ट को हमने वहां पे स्टडी किया। आज हमारे पास एक नया फैक्टर है जो किसी भी एलिमेंट के एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करता है, और वो फैक्टर हमारे पास है स्पिन पेयर रिपल्शन। स्पिन पेयर रिपल्शन क्या है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और एक पेयर्स के दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो उनके दरमियान में कुछ हद तक रिपल्शन पाई जाती है, और वो रिपल्शन उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अनस्टेबिलिटी लेके आती है, और अनस्टेबिलिटी की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू किसी ऐसे एलिमेंट के कि जिसके ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको कहीं से कोई रिपल्शन का सामना नहीं होगा, तो उसको वहां से निकालना मुश्किल होगा बनिस्बत हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल, the repulsion between them can lead to a slightly lower ionization energy। अगर हमारे पास किसी एटम के एलिमेंट के अंदर, किसी एलिमेंट के एटम के वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यू टू स्पिन पेयर इफेक्ट वहां पे आपके पास क्या होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी। This is because paired electron experience increased repulsion, making it slightly easier to remove one of the paired electron। उस पेयर में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना वहां से आसान हो जाएगा, और ऐसे एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी। यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल है, जो कंपैरिजन दिया गया है, मुझे वो समझ नहीं आया, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए मैंने एक अलग रेड बॉक्स के अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है, लेकिन चूंकि वो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है उसका बताना मेरे लिए जरूरी था। तो कहता है कि मैंगनीज हैज टू स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स 4s ऑर्बिटल, आयोनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव वन ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली लोअर ड्यू टू इंक्रीज्ड रिपल्शन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके मुताबिक ये है कि मैंगनीज की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं तो उसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो आपके पास 4s है। अब ये मैंने दरमियान में इसको लिखा हुआ ना कि 3d से बाहर लिखा हुआ, ये n+l रूल के मुताबिक और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट की वजह से है। तो बहरहाल अब जो इलेक्ट्रॉन हम इसमें से रिमूव करेंगे दैट विल बी रिमूव फ्रॉम 4s ऑर्बिटल। अब 4s ऑर्बिटल को देखें तो 4s ऑर्बिटल के अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जैसे हमने बात की है कि जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ड्यू टू स्पिन पेयर इफेक्ट या स्पिन पेयर रिपल्शन, वहां पे आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी। जबकि दूसरी तरफ वो मिसाल देता है कि मैंगनीज के कंट्रास्ट में अगर हम क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स 4s ऑर्बिटल, उसके भी उसी 4s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब चूंकि क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसको किसी स्पिन पेयर रिपल्शन का सामना नहीं है, तो लिहाजा रिमूवल ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स मोर एनर्जी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्पिन पेयर रिपल्शन। तो आपकी बुक के मुताबिक क्रोमियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना एज कंपेयर टू मैंगनीज क्या होगा, आसान होगा, और क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी। लेकिन अब चूंकि आपकी टेक्स्ट बुक में उसकी वैल्यूज नहीं देगी, जब मैंने इनकी वैल्यूज को सर्च किया तो वहां से मुझे पता चला कि जो मैंगनीज की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 717 किलो जॉल पर मोल है, जबकि अगर हम क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें दैट इज 653 किलो जॉल पर मोल। जो थ्योरेटिकली उसने एक बनाया एग्जांपल, उस एग्जांपल के मुताबिक वैल्यूज को देखें तो वो वेरीफाई नहीं होती। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि मुझे इस एग्जांपल के साथ जो है वो इत्तेफाक नहीं है, इसलिए मैंने इस एग्जांपल की जगह पे एक और यहाँ पे एग्जांपल ली है जिसमें मैंने कंपैरिजन किया नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 है। जब नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे उसका वन ऑफ द p ऑर्बिटल में से हम कोई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और तीनों p ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे आपके पास स्पिन पेयर रिपल्शन का कोई चक्कर नहीं है, और अगर स्पिन पेयर रिपल्शन नहीं है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, 1402 किलो जॉल है। किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है,
एटॉमिक नंबर 8 की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन और 2pz के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में निकलेगा ये भी वन ऑफ द पी ऑर्बिटल में से निकलेगा जस्ट लाइक नाइट्रोजन। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन में देखें तो जो पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पेयर्ड है। 2px के अंदर आप देख सकते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि यहाँ पे 2p ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा दैट इज रिमूव फ्रॉम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लिहाजा वहां पे पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो आपके पास ये स्पिन पेयर रिपल्शन जो वहां पे होगी, उसकी वजह से नाइट्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन के आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन में जहां पे 1402 किलो जॉल पर मोल है, वहां पे ऑक्सीजन के अंदर 1314 किलो जॉल पर मोल है। अगर हम दूसरे फैक्टर्स को देखें जहां पे एटॉमिक साइज को हमने डिस्कस किया, हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस किया, उनके लिहाज से ये शील्डिंग इफेक्ट तो बहरहाल दोनों में सेम है। अगर हम दो फैक्टर्स को देखें एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, तो हमारे पास ऑक्सीजन का जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी था वो नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू स्पिन पेयर रिपल्शन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आप कह सकते हैं, आपके पास क्या हुआ, ऐसा सीन बना कि जिसमें नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किसके निस्बत, ऑक्सीजन की निस्बत। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊं, हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स पढ़े आयोनाइजेशन एनर्जी के, हमने एटॉमिक साइज पढ़ा, हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, शील्डिंग इफेक्ट, और आज हमने पढ़ा स्पिन पेयर रिपल्शन। जरूरी नहीं है कि किसी एलिमेंट के अंदर तमाम फैक्टर्स उसकी फेवर में जाएं, कुछ फैक्टर्स उनके कंट्रास्ट में भी जाते हैं, जिसकी मिसाल मैंने यहाँ पे दी है। अगर हम एटॉमिक साइज जो हम जनरल ट्रेंड में पढ़ते हैं, एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखते, तो उसकी वजह से आपके पास नाइट्रोजन की निस्बत ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को देखते हैं और स्पिन पेयर रिपल्शन को देखते हैं, तो ये फैक्टर डोमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट या आपके पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर है वो वहां पे काम नहीं करते। और इन फैक्टर के डोमिनेटिंग कंट्रीब्यूशन की वजह से आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की निस्बत बढ़ जाती है। तो ये थे वेरियस फैक्टर्स दैट इफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। अब हम देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक ट्रेंड को अगर हम एक सेंटेंस के अंदर बयान करना चाहें तो इट डिपेंड्स अपॉन साइज। जहां पे आपके पास एटॉमिक साइज कम होता जाएगा वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जहां पे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। अब हमने इसको देखना है डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड। पहले अगर हम डाउन अ ग्रुप बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में देखते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। उसकी वजह क्या है, तीन वजूहत मैंने यहाँ पे लिखी है। नंबर एक, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज में इजाफा होता है, और एटॉमिक साइज में जब इजाफा होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाता है। इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से आपके पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन में कमी आती है, जिसकी वजह से आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तीसरा आपके पास है डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन दोनों वजूहात की बुनियाद पर एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट में इजाफे की वजह से इफेक्ट आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। मैंने यहाँ पे एक ग्रुप के एलिमेंट लिखे हैं। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स के लिथियम से लेकर सीजियम तक, और उनकी वैल्यूज भी दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन इट्स ग्रुप, जबकि सीजियम हैज लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन इट्स ग्रुप। और उसकी वजह क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाती है। इसी तरह से अगर हम अक्रॉस अ पीरियड बात करें लेफ्ट टू राइट, तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और उसकी इंक्रीज होने की मैंने यहाँ पे टू रीजंस लिखी हैं। डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट जाए तो आने वाले एटम के अंदर एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक साइज कम होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट जहां साइज कम होगा शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल सेम रहने की वजह से आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की तरफ से फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगी,
और उसके नतीजे में आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अंदर किसी भी पीरियड को देखें, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो अल्कली मेटल होता है और लास्ट एलिमेंट जो होता है वो नोबल गैस होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो स्टार्ट में चूंकि अल्कली मेटल्स मौजूद हैं, तो अल्कली मेटल किसी भी पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट अल्कली मेटल है वो अपने पूरे पीरियड में से सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी रखता है। जबकि एक्सट्रीम राइट साइड पे चले जाने की वजह से और राइट साइड पे चलते जाए तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और एक्सट्रीम राइट साइड पोजीशन पे मौजूद होने की वजह से नोबल गैस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है किसी भी पीरियड के अंदर। और उसकी वजह क्या है, सबसे लोएस्ट साइज हो जाएगा और वैलेंस शेल उसका कंप्लीटली फिल्ड होगा। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स या कंप्लीटली फिल्ड शेल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दैट वाज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको ऑलमोस्ट हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है।